फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हमारे साथ हैं निम्बा राम जी, जो कि राजस्थान से हैं। रीट इन्होंने क्वालिफाई किया, या मैं कहूँ 146 मार्क्स स्कोर किए हैं, 146 नंबर 150 में से। तो अपना एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चीज़ से। मुझे मतलब मैं इतना पूरा विश्वास है इस चीज़ का। और कॉन्ग्रेचुलेशंस निम्बा राम, और कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको तो डबल। अभी निम्बा राम गॉट मैरिड और साथ में इतना अच्छा स्कोर किया, जो मेहनत थी वो सफल हुई और आगे भी अच्छा ही करेंगे जीवन में। तो निम्बा राम, आप हैं जोधपुर से, राइट? मैं जालोर से हूँ, जोधपुर डिवीजन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो अब हम बात करेंगे रीट की। हम बात करते हैं पहले। वैसे तो मुझे लगता है कि कोई भी एग्जाम की जर्नी शेयर करने से पहले इंसान भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर किसी की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और वो जो तैयारी है, वो जो मेहनत है, उसके पीछे एक स्टोरी होती है, कुछ चैलेंजेस होते हैं हर किसी के अपने। तो थोड़ी सी बात हम उसकी भी करेंगे। तो निम्बा राम एकदम हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और इन्होंने मतलब ये वो एरिया है जहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा पढ़ाई को उतना प्रमोट नहीं किया जाता या प्रायोरिटी नहीं रखा जाता। बिल्कुल कहें तो मतलब कि मेरे जो फैमिली है, फैमिली का कहें मतलब सारी जो वंश है, कह लो कुछ भी, वहाँ पे मतलब कोई 7 पीढ़ी में कोई गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं है। बैकग्राउंड है ही नहीं, टीचर छोड़ो, कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। तो ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर कह सकते हैं हम आपको, है ना? मतलब फैमिली में पेरेंट्स पहले नहीं गए स्कूल, ये कह सकते हैं। स्कूल तो गए हैं, उन्होंने 5वीं मम्मी ने की है, 10वीं की पापा ने, लेकिन वो एक प्रॉपर पढ़ाई वाला बैकग्राउंड नहीं मिल पाया। हाँ, ठीक है। और बात करते हैं अब रीट की प्रिपरेशन की। रीट की प्रिपरेशन की बात करते हैं। आप अलग अलग सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आपको कहाँ फील हुई? डिफ़िकल्टी के लिए मेरे पास एक ही पार्ट था। जब मैं शुरू कर रहा था, मुझे ये चीज़, मैं उससे पहले सीटेट दे चुका था, दिसंबर 19 वाला। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे चीज़ फील हुई, वो बिना तैयारी के दिया था, लेकिन फील हुआ कि मैथ्स जो है वो, मैं बायो बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो मैथ्स जो है वो 10वीं के बाद कभी पढ़ी नहीं। और दूसरी चीज़ है कि उससे एक वो खास लगाव था नहीं। तो ये लगता था कि यार मतलब मैथ्स जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पढ़ेंगे, तो कितने सालों तक बढ़ी नहीं। अब जब आए तो लगा कि इसकी तो ज़रूरत है और मार्क्स वहाँ पे जा रहे, कट रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैथ्स जो है हो गई तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा, मैथ्स नहीं होगी तो नहीं होगा। तो और मैथ्स के लिए जो है वो फिर मैंने यूट्यूब से या कोचिंग से टीचर जो है वो लिए, उनसे पढ़ा, जो उन्होंने पढ़ाया बस ठीक है। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो वीक पॉइंट था और हमने उस पर मेहनत की। निम्बा राम ने उस पर मेहनत की और उस चीज़ को ऊपर लेके आया, क्योंकि आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ लो और अच्छे नंबर या पास हो जाओगे। वो वाला टाइम नहीं रहा, कॉम्पिटिटिव टाइम है। और सबसे स्ट्रॉन्ग आपका क्या रहा इसमें? इसमें साइंस और इंग्लिश, ये 2 मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे। और सीडीपी भी कह लो कि स्ट्रॉन्ग ही थी, वो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इससे पहले मैं राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर जो 10th तक होते हैं उसकी तैयारी एक बार कर चुका था और इंटरेस्ट के लिए भी वो चीज़ें पढ़ते रहते हैं, तो सीडीपी के अंदर दिक्कत थी नहीं। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें सीटेट में जैसे आप बता रहे थे 2019 में दिया था आपने, तो क्या स्कोर रहा था? वहाँ पे मेरा जो लेवल 2 जो मेरा खुद का था उसमें 109 था। अच्छा। और L1 में दिया था 105 था। ओके। वहाँ पे हुआ कि मैथ्स के अंदर 30 आउट ऑफ जो है 13 मार्क्स जो है वो आए थे। ठीक है। अच्छा, 13 नंबर ही आए मेरे, ठीक है, 30 में से। अच्छा। तो 13 आउट ऑफ 30 थे, तो मुझे लगा कि यहाँ कमी है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। उसमें भी वो 8 सवाल तो उसके सही निकल गए थे, टीचिंग मेथड्स के। तो लगा था कि मैथ्स डूब रही है। तो मैथ्स अगर अच्छी होती तो शायद उसमें भी 120 क्रॉस तो तभी हो जाते। तो ये यहाँ से मुझे जो पॉइंट समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब आप अलग अलग एग्जाम्स देते हैं तो आपको बहुत कुछ एक फीडबैक मिलता है कि आप कहाँ कमजोर हैं या कहाँ आपको मार्क्स बढ़ाने की जरूरत है। हमारा फोकस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि क्वालिफाई हो गया एग्जाम या नहीं हुआ। 119 नंबर अच्छा स्कोर है सीटेट में, कोई बुरा स्कोर नहीं है, बट फिर भी आपने देखा कि आपकी कमी है कहाँ। मैथ्स में आप और अच्छा स्कोर कर सकते थे भाई। 113 मतलब 13 नंबर अगर 30 में से आएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तो बहुत सारा स्कोप है वहाँ, जिसमें कि मैथ्स पेडागोजी भी है, मैथ्स भी है। तो आपको पता लग गया, आपने डायग्नोज कर लिया एक तरह से, वो गैप पता कर लिया कि मैं अगर किस एरिया में ज्यादा काम करूँ तो बेहतर कर सकता हूँ। तो ये एक फायदा होता है अलग अलग एग्जाम्स को देने का भी, मैं ये कह सकती हूँ कि आप खुद को चेक कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही चीज़, जब खुद को टेस्ट करते हैं तो तब पता चलता है कि कुछ वीक है, कुछ स्ट्रांग है। यही होता है रीट के साथ में, यही तो हुआ ना बहुत सारे बच्चों के साथ जिन्होंने, मतलब मेरी 8 महीने की तैयारी थी, बहुत सारे बच्चों की तैयारी थी 12 महीने की, 1.5 साल की, 2 साल की, इवन जो है पिछली रीट से अब तक कर ही रहे थे। तो और वो सीरियसली कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो जो सामने आते गए चीज़ें वो पढ़ते गए और ये नहीं देखा कि खुद को टेस्ट करें या कोई टेस्ट से ज्वाइन करें या कुछ है पता लगाएं कि वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। वो चीज़ एक होती है, फ्लो में पढ़ते जाते हैं कि चलो पढ़ते जाएंगे तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन उसमें अप्रोच लगानी पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि आपको ये नहीं देखना ना कि वो 150 नंबर का पेपर है, इतने सब्जेक्ट हैं और वो जनरल बस तैयारी शुरू कर देनी है अंधेरे में। आपको खुद को भी तो देखना है कि आप कहाँ स्ट्रांग है, स्ट्रांग पॉइंट क्या है आपका, स्ट्रांग एरिया कौन सा है, कहाँ आप वीक हैं और कैसे आप वो स्कोर लेके आएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। आपको लगता है कि वो सेफ स्कोर है, तो उसके लिए आपको खुद को सेल्फ इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। आप असेस कर पाएँ खुद को, आकलन कर पाएँ अपना, चाहे वो प्रीवियस ईयर दे करके करें या फिर डिफरेंट एग्जाम दे करके करें, चाहे वो सिलेबस में अलग अलग टॉपिक्स को जांच करके करें कि भाई कहाँ हमें दिक्कत हो रही है, कौन से टॉपिक्स आसान है, कौन से मुश्किल हैं। तो वो आप खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं पर्सनल,
निम्बा राम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे खुद बैठ के एक रूम में वो स्ट्रेटजी अपनी बनानी है कि आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें काम करती हैं और आप कैसे पहुंचेंगे उस स्कोर तक। तो ये एक छोटी सी बात है जो मुझे यहाँ से समझ में आई। और अब बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। तो जैसे सबसे पहले सीडीपी से शुरू करते हैं, बाल विकास 30 नंबर का आता है, तो उसके लिए मतलब आपने क्या, आपका अप्रोच रही? सीडीपी के लिए ये था कि मतलब एकदम बिगिनिंग से जो है कुछ करना नहीं था। कई बार होता है कि बच्चे जो है फ्रेशर होते हैं, बिगिन करते हैं। ठीक है, रीट के लिए मैं भी फ्रेशर था क्योंकि पिछली जो रीट थी तब मेरी बीएड कंप्लीट नहीं थी। अच्छा। लेकिन मैं सेकंड ग्रेड कर चुका था। एक बार मुझे चीज़ें पता थी कि ये चीज़ें होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ अगर वीक रहते हैं तो पहला काम ये था कि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, और उसके लिए जो है पहले थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी कि कहाँ से आप पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें थी, मैंने कोचिंग जहाँ से ली थी वहाँ से पढ़ा कुछ, लेकिन वो सफिशिएंट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मतलब कोई भी हो, एक जना सफिशिएंट हो नहीं सकता, वो चीज़ें करनी पड़ती है कई बार जो है रीड के हिसाब से। तो फिर 11th 12th की साइकोलॉजी थी, तो आपका स्टूडेंट तो वो कहें क्या शर्मा रहे नंबर ये बताने में कि आपकी वीडियोस देखी थी? मतलब वीडियोस देखी थी नहीं, मतलब देखी है, हमेशा देखी है, मतलब लंबे टाइम से देखी है। तो तभी वो आपके कांटेक्ट में भी मैं ऐसे ही आया था कि मुझे लगा कि हाँ चलो जो टीचिंग लाइन में है कोई और अच्छे काम कर रहे हैं, अपने अपने जैसा काम कर रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, तो फिर इसलिए मैंने अप्रोच किया कि मैंने और कोई तरीका नहीं है तो इस तरीके से अप्रोच करें, तो पर्सनल गाइडेंस भी कभी ना कभी मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोग पहले हमारी बात हुई थी, मुझे पता भी नहीं था कि निम्बा राम किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये ग्राफिक्स में थोड़े से अच्छे हैं, इन्होंने एक बार थंबनेल या कुछ मुझे बना के भेजा था और कई बार भेजा, मल्टीपल टाइम्स, में बहुत टाइम बाद देख पाई, मल्टीपल टाइम्स इनके मेल्स थे। और फिर मैंने उसको चेक किया, एक 300 मिलियन का इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा एक ग्राफिक बनाया था। तो तब फिर मैंने देखा कि यार मतलब एक टैलेंट है, मुझे लगा कि थोड़ा सा बेहतर था। फिर मैंने इनको मेल में पूछा, फिर हमारी बहुत टाइम के बाद बात हुई और फिर पता लगा एक बार ये रीट प्लस भी एग्जाम देने आए थे यहाँ दिल्ली, तो हम उस तरह से कनेक्ट किया हम लोगों ने। और जब रीट का रिजल्ट आया तब मुझे मेरी बात हुई इनसे, तो हाँ इन्होंने मेरे को वो नेक्स्ट डे की बात है शायद, जब वो भेजा था आपने, हाँ कि इनका शायद न्यूज़पेपर में कोई कटिंग थी या फिर इनका जो वो स्कोर कार्ड था, स्कोर कार्ड और न्यूज़पेपर में था, वो मैंने आपको दिया था। बिल्कुल। तो वो देख के मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक तो एक्स्ट्रा टैलेंट के इंसान, ये मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं इस तरह से। और अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही है बात, बट वापस आते हैं हम अपनी बात पे कि सीडीपी आपने लोकल लेवल पे कोई कोचिंग ली थी, वहाँ से जितना जो हुआ मतलब वहाँ से मतलब हेल्प मिली ऐसा नहीं, वहाँ से मुझे सबसे बड़ी जो कोचिंग की हेल्प थी वो थी कि टेस्ट सीरीज। अच्छा। बच्चे मतलब क्या करते हैं, कोचिंग का भी एक पॉइंट जो है मैं क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ करते हैं वो कि कोचिंग ले लो हो जाएगा, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ लो हो जाएगा, ठीक है। और वो चीज़ मुझे देख के भी कैसा रहते हैं, क्योंकि मैंने उस कोचिंग में भी वहाँ पर भी इंटरव्यू दिया है, ये चीज़ें की, तो वो बच्चे ये कहते हैं कि आपने कोचिंग की और आपका हो गया तो हम कोचिंग कर ले, हमारा हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है, वो चीज़ नहीं करते। तो टेस्ट सीरीज लगाई मैंने, वहाँ से सबसे बड़ी चीज़ मुझे मिली टेस्ट सीरीज। लेकिन सीडीपी के अंदर खुश करने के लिए आपको तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये चीज़ है कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को पहले भी बोला, ये चीज़ बोली जो तैयारी कर रहे हैं कि आपको करना है जैसे तैसे, ठीक है, थोड़ा बहुत स्कोर करना है, आप कोई गाइड उठा के पढ़ लो, वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर चाहिए तो फिर आप वीडियो देखो, लेट्स लर्न पे जाओ, ये मेरी हमेशा एडवाइस रही है। ये थैंक यू सो मच, मेरी इतनी डिटेल में इनसे इस बारे में बात नहीं हुई थी। और देखो ये बात आपने बहुत ही अच्छी कही और मैं ये सबको ही कहना चाहूँगी, ये चाहे कोई कोचिंग ली हो हमने, चाहे मुझसे ही क्यों ना आपने मेरे वीडियोज़ देखे हो, चाहे कोई भी किताब हो, मेरी खुद की हो, किसी और की हो, आप ये मत सोचो कि सिर्फ यहाँ से कर लूँ और हो जाएगा, यहाँ पे इस वैकेंसी का बैच निकला हुआ है, ये ले लेता हूँ और डन है। ये नहीं सोचना, ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है, ये कॉलेज की पढ़ाई नहीं है कि बस सिलेबस है, इतना इतना कर लिया और हो जाएगा। यहाँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। वहाँ पे आपने ले लिया बैच, एक सर्टेन टाइप ऑफ सिलेबस है, टॉपिक्स हैं, वो सब कराए जाएंगे, लेकिन आपको ये देखना है कुछ तो अलग आ रहा होगा, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो कुछ चीज़ें तो कहीं से भी पूछी जा सकती हैं। उस केस में आपको अपने आप को तैयार रखना है कि हो सकता है कि यार हिमांशी ने ये टॉपिक नहीं कराया, ये टॉपिक मैं कहीं और से भी कर लूँ या फिर मैं किसी किताब से कर लूँ। वो एक्स्ट्रा वर्क इन्होंने भी किया है और कोई भी अगर अच्छा स्कोर करता है वो करता है। और ये बहुत ऑनेस्टली मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इंसान बिल्कुल सब कुछ करा दे और सब कुछ वहीं से आ जाए। वो कई बार चांस की बात होती है, कुछ चीज़ें हमेशा एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलती है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लेना चाहिए। अपनी तैयारी की जिम्मेदारी आपकी होती है और वो आपने भी किया। मतलब जैसे जहां से मौका मिले, जो मौका मिले, आपको देखना है, अपनी स्ट्रेटजी खुद बना के और इंप्लीमेंट करनी है। कभी भी इस भरोसे नहीं रहना कि सब कुछ कोई और ही करा देगा और वहीं से आ जाएगा। पहले करो अपना सिलेबस, जो भी आपने चाहे कोचिंग भी लियो, सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से, एक टीचर पे ट्रस्ट भी करो, प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लो, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज या जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स बच जाएं करो उनको। मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप क्या कहते हैं? यही चीज़ है। सबसे पहले की जो चीज़ हम करते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्ट्रेटजी के लिए क्या है, तो स्ट्रेटजी के लिए जो अप्रोच यूज करते हैं, ठीक है, जिसको अच्छे से पता है कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो तो दिमाग लगाएगा, क्योंकि टीचर जो है वो अपना पूरा दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन आप कॉपी करोगे तो आप कॉपी रह जाओगे, फिर वो चीज़ कुछ नहीं निकल के नहीं आएगी रिजल्ट। तो ये चीज़ है कि आप अच्छे से टॉपिक्स देख लो, पहले सिलेबस देख लो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो देख लो, उसके बाद जो है टेक्स्ट बुक है या जो भी रिसोर्सेज है, जहाँ से एक बार फिक्स कर लेते हैं ना हम कि यहाँ से पढ़ना है,
उसके बाद जो है उस पर बिलीव करो, टीचर पे बिलीव करो, बुक्स पे करो, खुद पे करो, तो चीज़ें जो है नेचुरली निकल के आती है, आपको याद भी होता है, आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, वो चीज़ें होती है, रिवाइज करते रहो, टेस्ट सीरीज टेस्ट लगाते रहो, तो स्कोर जो है वो इम्प्रूव होगा। ये चीज़ नहीं है कि बिल्कुल मतलब अचानक से 146 कहीं से उड़ के आ गए हैं। हाँ, अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मैं जब टेस्ट सीरीज लगा रहा था कोचिंग के अंदर, तो वहाँ पर भी मैं ऑलमोस्ट टॉप 10 में था पूरे साल, और जितने मैंने लगभग 85 टेस्ट लगाए वहाँ पर, तो टॉप 10 में भी था और 135 का एवरेज स्कोर भी मेरा था। तो ये चीज़ नहीं है कि अचानक से वो चीज़ निकल के आ गई। बिल्कुल। तो टीचर का काम है इंटरेस्ट क्रिएट कर देना, या जो आपको जहाँ जहाँ स्कैफोल्डिंग मतलब हेल्प की ज़रूरत हो वो मिल जाए, उसके अलावा आपकी अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो आपको लेनी है। ये पॉइंट यहाँ से निकल के आया, जो भी निमाराम बता रहे हैं वो चीज़ मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करके आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर हो पाएँ, आप बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प ले पाएँ इस चीज़ की। तो सीडीपी आपने कहा कि जो भी आपके पास नोट्स थे, जो मेरे सेशंस से देखा, या जो भी आपने प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज, इन सब की हेल्प लेके सीडीपी तैयार किया आपने। सीडीपी के लिए मैंने मतलब सारे सीटेट जो हुए हैं 2011 से लेकर आज तक जितने सीटेट हुए हैं, यूपी टेट हो गया, एच टेट हो गया, यू टेट हो गया, इस जितने सारे टेट हुए सबके पेपर सॉल्व कर दिए, फिर रीट के भी कर लिए। तो वहाँ से एक समझ में आ जाता है कि किस डेप्थ का क्वेश्चन आएगा। लोगों को मोस्टली ये होता है डेप्थ समझ में नहीं आती कि कहाँ तक सवाल आएगा। वो पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल का, या फिर जो है वो बहुत ही हायर लेवल का पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज लेक्चरर में, स्कूल लेक्चरर में पूछा जाएगा वो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं। रीट के अंदर वो चीज़ नहीं चाहिए, वो आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं। बिल्कुल, ये मैं भी बहुत बार रिकमेंड करती हूँ, शायद आपने भी देखा होगा मेरे वीडियो में, कि मैं ये बहुत कहती हूँ कि आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट खरीदने से पहले जितने भी स्टेट हैं जहाँ पे प्रॉपर ऑथेंटिक क्वेश्चंस आए हुए हैं, गवर्नमेंट ने एग्जाम्स जो दिए हैं उनके प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो। और अगर आपने अलग अलग स्टेट्स के, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो रीट हो, चाहे सीटेट हो, आपको पेपर बेशक एक देना है, लेकिन बाकी सारे अगर आपने सॉल्व कर लिए, आपको इतना आपका पूरा दिमाग खुल जाता है, आपको लगता है कि ये एक तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, दूसरा आपको पता लगेगा कि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी होती है, हर तरह के क्वेश्चंस की लैंग्वेज से आप अवगत हो चुके होते हो तब तक। बिल्कुल। और ये फैमिलियरिटी फिर आपको हेल्प करती है, जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, नए क्वेश्चंस जैसे ही आपके सामने आएंगे तो आप डरते नहीं हो उनसे। और उसके बाद फिर आप जितनी भी टेस्ट सीरीज लगानी है लगाओ, मतलब ये पॉइंट मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। बाकी ये होता है, मैंने मतलब जहाँ पे भी मुझे पूछा गया चीज़ें वगैरह, तो मतलब जो मेरी स्ट्रेटजी, मैंने हमेशा ये कहा, सबसे पहले सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, फिर जो अपने सोर्सेज है वो इकट्ठे करो, कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, कहाँ से पढ़ना, ये चीज़ें पढ़ते जाओ, फिर जो है रिविजन करो, और उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाओ। जब 5 स्टेप है फिर क्लियर हो जाएगा। अब टेस्ट सीरीज लगाएंगे नहीं, रिविजन नहीं करेंगे तो फिर तो रैंक तो छोड़ो, सिलेक्शन ही जाएगा। हाँ, हम ऐसे रैंडमली नहीं छोड़ सकते ना, मतलब घर से इंसान निकलता है तो वो भी एक मैप में डायरेक्शन डाल के जाएगा कि वहाँ जाना है तो ऐसे पहुँचेंगे, तो एक रास्ता तो हमें पहले से फिक्स करना पड़ेगा। कुछ तो एटलीस्ट एक ओवरव्यू तो हो, हम थोड़ा बहुत चेंज करके भी चले जाएंगे, बट एक थोड़ा सा तो हमें रोड मैप पता हो कि हम करेंगे क्या इस तैयारी के लिए। पहले सिलेबस उठाएंगे, जैसा कि निमाराम कह ही रहे हैं, और सिलेबस उठाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाएंगे, फिर अगर किसी का इंटरव्यू देखना है जिसने ये एग्जाम किया हो तो उसका एक्सपीरियंस सुन लेंगे, फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो ये बात हुई सीडीपी को लेकर के। फिर हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो आप कह रहे हैं इंग्लिश आपका मजबूत थी। इंग्लिश, हिंदी भी अच्छी थी, ये नहीं कहूँगा कि हिंदी मतलब अच्छी नहीं थी, हिंदी भी अच्छी थी, तो एक बार उसको रिवाइज करना था। तो कोचिंग से मैं पढ़ रहा था, वहाँ से एक बार मतलब क्वेश्चन तो ये है, रीट के लिए मुझे बहुत पूछा जाता है कि हिंदी के लिए पढ़ें क्या, तो क्वेश्चन मैंने देखा ग्रामर के क्वेश्चन जो 9 to 12 की अपने एनसीईआरटी ले लो या आरबीएसई राजस्थान बोर्ड की कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रामर की बुक आती है, वो बुक हम जो है वहाँ से उठा लेते हैं, सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, कोई चीज़ मतलब एक्स्ट्रा जो है मैंने देखी नहीं उस पेपर में, लेकिन मैंने पढ़ा उससे थोड़ा और लेवल का था, क्योंकि वो चीज़ है कि एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश मेरा टीचिंग सब्जेक्ट रहा है, आपने पढ़ाया भी है? हाँ, मैं पढ़ाया है मैंने उस चीज़ को, तो इंग्लिश के अंदर ग्रामर पार्ट या कोई और चीज़ में दिक्कत थी नहीं, और सीडीपी वो पेडागोजी वहाँ तो आ ही जाती है, सीडीपी के अंदर हम पढ़ते हैं तो एक वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। उसके अंदर 1-2 टॉपिक थे, वो सीएलटी जो आता है अपना कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग वगैरह, तो वो कोचिंग में एक सर करवा रहे थे, बहुत अच्छा करवा रहे थे, वहाँ से की। तो इंग्लिश में मतलब मुझे लगता है मैंने सबसे कम मेहनत, पूरी रीट की जो 8 महीने की तैयारी में 10, 12, 15 दिन ही दिए होंगे इंग्लिश को, और हिंदी के लिए जो है एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिया। कोई पर्टिकुलर बुक आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैंने कोई पढ़ी नहीं है। अच्छा, मैंने ये कि 9 to 12 की जो हिंदी के लिए बुक थी वो पढ़ी, इंग्लिश के लिए तो मतलब ये अजीब कहूँगा मैं, मतलब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं। अच्छा, वो सीएलटी के लिए मैंने वो चीज़ें वहाँ से पढ़ ली, इंग्लिश के अलावा क्योंकि ग्रामर मैं पढ़ा रहा हूँ 5 साल से, तो बिल्कुल ठीक है कि मेरे रीट के लेवल की तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो अगर हिंदी इंग्लिश को हम कंक्लूड करना चाहें यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि एक तो जो आपकी स्कूल्स में बुक चलती हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आरपीएससी की हो, चाहे आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ की बुक्स हों, तो वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वो प्रॉपर एक बेस बना देंगे आपका। दूसरा, फिर जो टीचिंग मेथड्स आप जहाँ से चाहें, उन्होंने कोचिंग से किया, आप किसी बुक से करें, किसी यूट्यूब चैनल से करें, वो आप देखें कि वो आपको टीचिंग मेथड्स कहाँ से करते हैं। वैसे अगर सीडीपी अच्छी है तो वो वहाँ पे इम्पैक्ट डालते हैं, वो चीज़ आपको मतलब हेल्प अच्छी है तो आपकी टीचिंग मेथड्स अच्छे हो जाएंगे। दूसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि अगर लैंग्वेज अच्छी है, मेरी हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ से चीज़ें क्या होती है कि लैंग्वेज जिसकी अच्छी है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से करेगा, और सीडीपी के अंदर
यही तो चीज आती है। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाले आते हैं, ये रट्टा मार क्वेश्चन आते नहीं है। कभी कभी आ जाते हैं वो चीज, कुछ फैक्चुअल तो होते ही हैं, फैक्चुअल वो चीज होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है, आपकी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस अच्छी है तो हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश के लिए हम कह सकते हैं कि एक तो आपकी जो स्कूल लेवल की बुक्स हैं, चाहे वो 9th to 12th हो या जो भी ग्रामेटिकल जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो अच्छे से कर लें, और उसके साथ साथ फिर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के थ्रू या जहाँ से जो एक्स्ट्रा मिले वो कर लें। ठीक है बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उधर सब्जेक्ट की तरफ। तो इनका था साइंस एंड मैथ्स, राइट, 60 मार्क्स का। तो आपने वो कैसे प्रिपेयर किया, थोड़ा सा आप अगर बता पाएं। 60 मार्क्स के अंदर 20 नंबर की साइंस हो जाएगी। वो 30 के दो डिवाइडेड पार्ट होते हैं, तो 20 की साइंस, 10 की टीचिंग मेथड्स, अगेन 20 की मैथ्स, और फिर 10 नंबर की टीचिंग मेथड्स हो जाएगी। तो टीचिंग मेथड्स ऑलमोस्ट जो है कवर हो जाते हैं जब हम जो है लैंग्वेज के कर रहे हैं वगैरह, क्योंकि वो घूम फिर के चीज़ें वहीं पहुंचनी है। कोई टीचिंग मेथड से अलग से कोई चीज़ें नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा कुछ है तो वो देख सकते हैं। और टीचिंग मेथड्स के लिए मार्केट के अंदर ही कोई बुक आती है, मैंने एक तो वो ली थी, और एस मंगल करके वहाँ पे राजस्थान में चलती वो। तो वो मैंने देखी थी, वो मुझे ठीक लगी। लेकिन साइंस मैथ्स का मैं कहूँगा कि वो पूरा क्रेडिट मैं कोचिंग को दूंगा। टीचिंग मेथड्स उन्होंने वहाँ पे एक सर थे रियाज सर करके, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने वो चीज़ करवाई, वो मुझे पसंद आई थी। ठीक है। बाकी साइंस जैसे सब्जेक्ट था तो उसके लिए 6 to 10 की जो अपने टेक्स्ट बुक होती है राजस्थान बोर्ड की, या फिर एनसीईआरटी उठा लो, कंटेंट दोनों में सेम है, लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है। तो वो 6 to 10 की साइंस की बुक्स, अब उसमें कुछ पढ़ना था नहीं क्योंकि वो तो पढ़ते आ रहे हैं, एमएससी तक पहुंच गए हैं, तो ज़्यादा कुछ वहाँ पे लोड वाली बात नहीं, तो वो पढ़ी थी। और वहाँ से तो मैं कहूँगा कि वो 6 to 10, मुझे नहीं लगता मैंने टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ पढ़ा होगा। कोचिंग में अगर वीडियोस डाल रखे हैं तो कभी कभी कुछ देख लिए होंगे, लेकिन सारे मैंने वीडियोस देखे हैं या ये चीज़ की वो नहीं की है। 6 to 10 मोर देन इनफ है। ठीक। तो अगेन वही जो एकेडमिक्स वाली बुक्स हैं उनको आप छोड़ नहीं सकते अगर आपको अपना सब्जेक्ट अच्छा करना है, और साथ में फिर जितनी भी एक्स्ट्रा हेल्प है, चाहे वो कोचिंग हो, कोई और बुक हो, प्रीवियस ईयर हो, प्रैक्टिस सेट हो, टेस्ट सीरीज हो, वो सब तो करना ही है। लेकिन बेस जो बनाना है वो किसी एक जगह से बनाएंगे, जो कि हमारा एकेडमिक्स वाला सेक्शन, या फिर अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हैं मतलब वहाँ वो सबसे अच्छी चीज़ है टेक्स्ट बुक्स। क्योंकि मतलब लोग क्या करते हैं, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि 6th की 7th की बुक है, मैं इतना बड़ा एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे एग्जाम क्यों आएगी। मैंने तो पढ़ के छोड़ दिया। ये दिमाग नहीं लगाते कि जब आप ये एग्जाम दे रहे हो तो क्या करोगे, देखे टीचर बनेंगे, कौन सी क्लास के, 6 to 8 के बनेंगे, तो वो वहाँ से तो आएगा, कंटेंट क्यों नहीं आएगा। तो और वहाँ से लाइन टू लाइन सीधा जो है बुक में से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि मतलब हम एकेडमिक्स को नहीं भूल सकते, स्पेशली वैसे भी बाकी एग्जाम्स में भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपको वो चीज़ें पढ़ानी है, तो ऑब्वियसली आपका क्लियर होना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, उन कॉन्सेप्ट्स के साथ आप गो थ्रू हों। और ये थे हमारे 4 सब्जेक्ट जिन पे हमने बात की। कोई ऐसी चीज़ निमाराम जो आपको लगी हो कि आपने कुछ ये 3-4 चीज़ें थी जिन पे आपने एक्स्ट्रा मेहनत की हो, या आपको लगे हो ये 3-4 पॉइंट अगर कोई फॉलो कर लेता है तो वो एग्जाम्स को क्रैक कर सकता है, या फिर मतलब अच्छा कर सकता है, अपनी एक स्ट्रेटजी प्लान करने में उसको मदद मिल जाए। कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स अगर आपको लगे हो अपने बारे में कि आप में खास था, या आपने ऑब्जर्व किया हो कि अपने आसपास वालों से आप इस चीज़ में बेहतर कर रहे थे। तो ये मुझे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ पर ये चीज़ लगती है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, शुरू करते हैं, तो एक तो वो सिस्टमेटिक नहीं होती। जैसे मैंने वो बताया स्टेप है कि आपके पास वो सिस्टमेटिक नहीं होती है। वो तैयारी शुरू करते ही मार्केट से या तो गाइड लेके सीधा पढ़ना शुरू कर देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखेंगे। तो मुझे लगा कि मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, और काफ़ी सारे देखे, मतलब 2011 से लेकर अब तक तो सीटेट भी काफ़ी हुए हैं, बाकी स्टेट के टेट्स भी हुए हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें थोड़ा हेल्पफुल रही। दूसरी चीज़ है कि मुझे लगता है कि सिलेबस की जो डेप्थ होती है वो मैंने समझ ली, क्योंकि आपको डेप्थ समझ में आ जाएगी, आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे। मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी की, और राजस्थान का सेकंड ग्रेड जो है मैं DSSB का यहाँ पे TGT दे चुका हूँ। मुझे पता बहुत फर्क है, वो बहुत टफ आता है राजस्थान के अंदर। अच्छा। ठीक है, तो एक अलग ही लेवल आता है। तो वहाँ से समझ में आता है कि वहाँ वैसा लेवल मिलेगा, लेकिन रीट के अंदर आपको वो लेवल नहीं मिलेगा। तो आपको उस चीज़ पे जाना ही नहीं है। आप ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक तो चीज़ ये है कि डेप्थ जो है वो सिलेबस की समझ में आ जाए तो बेटर है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लें तो बेटर है। तीसरी चीज़ है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा है। पेशेंस तो ऐसे नहीं रहता कि हम थक जाते हैं जब बैठते हैं पढ़ने कि अब आज चलो मूड नहीं है, कल करेंगे या ये चीज़ करेंगे, पेशेंस होता नहीं है। और एक तो एग्ज़ाम जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये हमेशा से रहा है कि आएगी डेट फिर आगे हो जाएगी, आएगी फिर पोस्टपोन हो जाएगी। उसमें जो है कि अपना जो मोटिव होता है वो टूट जाता है पूरी तरह से। तो वो चीज़ और कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फिर नहीं हो पाएगा। कई सारे लोग पूछते हैं यहाँ पे, एक वो सवाल अपने बीच में आया नहीं अभी कि वो पढ़ाई के घंटे पूछते हैं कि कितने घंटे आपने पढ़ाई की होगी।
तो घंटे मैटर तो करते नहीं मेरे हिसाब से, हाँ, ठीक है, क्योंकि कभी कभी तो जब मूड अच्छा होगा तो हमने 15 घंटे भी की होगी, लेकिन अगर वही कहेगा हमेशा 15 घंटे की, तो मुझे नहीं लगता कि हो पाती है, कभी 5 और घंटे इतना भी हुई है। मैकेनिकल क्यों, मतलब अगर आपको पता है ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका अपना काम है, तो फिर उसमें आप ये थोड़ी काउंट करोगे कि अब 1 घंटा हो गया, अब 2 घंटे हो गए, चलो 3 हो गए, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। वो तो आपको पता है अंदर से कि आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है और कैसा किस दिन मूड है, और मूड से तो नहीं, थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन भी लाना पड़ता है कई बार कि आप कितना पास में पहुंचे हो अपने टारगेट के, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। और ये बात इन्होंने बहुत ही अच्छी कही निमाराम ने कि जो कंसिस्टेंसी और पेशेंस वाला पॉइंट है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आजकल ये तो हम देख ही रहे हैं कि ये पेशेंस वाला खेल है। हो सकता है एग्जाम डिले हो जाए, हो सकता है कोरोना है और 36 चीज़ें हो जाएं, कुछ और हो जाए, तो वो पेशेंस हम नहीं खो सकते। आप खुद से उम्मीद ज़्यादा रखिए बजाय कि ये सोचने के कि स्टेट गवर्नमेंट से या किसी भी चीज़ से कि सब कुछ टाइम पे हो जाएगा। ये आप हो जाए तो बहुत अच्छा है, वो आइडियल सिनेरियो है, बट अपनी तरफ से आप कोशिश कीजिए कि आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए जब तक पेपर नहीं होगा। मतलब वही वाली बात है जो मांझी वाली मैं कई बार बोलती भी रहती हूँ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपका उद्देश्य ये है कि कंसिस्टेंटली आप काम करेंगे जब तक आपका पेपर नहीं होता। ये नहीं सोच लेंगे कि अभी तो 2 महीने आगे बढ़ गया है, तो किसने कहती है आपकी 100% तैयारी है, आप में और भी तो इंप्रूवमेंट के चांसेस होंगे। तो उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी। और एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि घंटे तो कोई डिसाइड करके नहीं बता सकता ना, और घंटे ज्यादा करेंगे ना, वो आपने जो कहा ना मैकेनिकल हो जाएगी चीजें, तो हमेशा आप रहेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशराइज हो जाएंगे, तो फिर लगेगा कि मैं ये चीज कर रहा हूँ कब पूरी होगी, वो होता है ना, कब एग्जाम होगा, कब मैं फ्री होऊंगा, कब हाँ, साथ में काम करते रहो। मैं ये चीज करता हूँ, जैसे वो ग्राफिक डिजाइनिंग वाली हो गई, ठीक है, वॉलीबॉल खेलना हो गया या वीडियो एडिटिंग चीजें हो गई, मैं साथ साथ में करता हूँ, ठीक है। मुझे याद है, आपको अगर शायद याद नहीं, तो मैंने रीड से 10 या 15 दिन पहले ही आपको वो वीडियो भेजा था मैंने, इंट्रो का, हाँ इंट्रो टाइप कुछ बना के, ठीक है। उसमें मुझे टाइम बहुत लगा था, वो 30-32 सेकंड का वीडियो था, मुझे 16-17 घंटे लगे उसमें। तो वो कैसे मैनेज कर रहे थे आप, मतलब आपको क्या लगता है? मेरा मूड हो गया, मैंने कहा मैं आज पढ़ाई नहीं करूंगा, मुझे ये करना है वो चीज़। और भी मैं कभी कभी मतलब वो चीज़ जो है काम है किसी और के लिए, कुछ या खुद के लिए वो चीज़ है, तो उससे क्या होता है कि एक दिन आपने काम कर लिया दबा के वो चीज़, फिर आपको लगता है कि रिफ्रेश हो गए, अब फिर से पढ़ाई कर लेंगे, तो प्रेशराइज नहीं होते हैं, मैकेनिकल बनना नहीं है, जो चीज़ें हॉबी है उसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, तो साथ में हम वो करें जिससे हमें थोड़ी सी एनर्जी फील हो, जिससे हम ऐसा हमें एग्जॉस्टेड फील ना हो, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील हो, या फिर बाकी चीज़ों में भी हम इन्वॉल्व रहें थोड़े थोड़े अपने हिसाब से, कि आपको पता हो कि आप कहाँ तक, इम्बैलेंस नहीं होना है, इम्बैलेंस नहीं होना, एग्जैक्टली। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही भूल जाएं कि आप क्या कर रहे थे और अभी आप क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ अगर साइड में हम 1-2 चीज़ें करते रहेंगे, चाहे वो थोड़ा बहुत खेलना हो, किसी के लिए कोई जॉब हो सकती है, किसी के लिए घर का काम हो सकता है, किसी के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो उसके साथ साथ हम मैनेज कर सकते हैं। और आपने कैसे, मतलब आपको क्या लगता है कि आपने महीने के हिसाब से सब्जेक्ट बांटे थे या कुछ हफ्ते का टारगेट था, कुछ ऐसा टारगेट था कि आपने रखा हो अपने लिए? नहीं, ये तो टारगेट तो मैंने कहूँगा कि महीने के अंदर करना है, 2 महीने में करना है, ऐसा कोई टारगेट था नहीं। नेचुरल सी थी कि तैयारी शुरू कर दी जब मैंने वो बुक्स वगैरह ले ली, इकट्ठी कर दी। अब तो मेरा ये सिस्टम है, अलग अलग हर किसी की अपनी अपनी जो है पढ़ने की स्टाइल होती है। क्या करता है, कोई 2 घंटे का वो बनाता है कि 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, 2 घंटे साइंस। मेरे साथ वो सिस्टम काम करता नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि बुक पकड़ता हूँ, उसको शुरू करता हूँ, ठीक है, तो जब तक खत्म नहीं होगी तब तक उसको वो चीज़ें लेके चलते हैं। तो 10-12 दिन 15 दिन लगते हैं और इतना देख लेते हैं कि भाई इसमें इतनी जो है टॉपिक्स है, इतनी जो अपनी रीडिंग स्पीड है, इस हिसाब से इतने दिन में ये बुक कंप्लीट हो जाएगी और इसके नोट्स भी बन जाएंगे। तो ये लेके चलते हैं 10-12 दिन 15 दिन, 10-12 दिन 15 दिन की स्ट्रेटजी होती है। एक मैं सब्जेक्ट पूरा निपटा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ जाता हूँ, फिर एक सब्जेक्ट निपटाता हूँ, फिर बढ़ जाता हूँ। तो फिर उसका रिवीजन पीछे जो रहता है उसको कैसे उसका रिवीजन टेस्ट सीरीज के थ्रू। टेस्ट सीरीज, अब टेस्ट सीरीज जब आती है, होता क्या है कि बिना टेस्ट सीरीज के डिसिप्लिन नहीं आता। टेस्ट सीरीज जैसी आएगी तो आपको वो क्या करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन या जैसे भी मतलब देते हैं। जैसे मेरा ये था, एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट पे जो है टेस्ट होते थे। ठीक है, एक तो होता था फुल टेस्ट 150 मार्क्स का, ठीक है, वो तो लगा देते थे, उसमें जितना पढ़ा उससे लगा देते। अगले दिन होता था एक दिन छोड़ के और किसका, सीडीपी का। ठीक है, तो उसमें वो टेस्ट देने से पहले 4 घंटे बैठ के इस पूरी सीडीपी जो पढ़ी उसको रिवाइज कर ले, नोट्स। हाँ, ये बहुत अच्छी अप्रोच उन्होंने बताई। मैं 1 मिनट आपको बीच में कि जैसे ही टेस्ट सीरीज लगा रहे थे, हर इनको पता है हर दूसरे दिन टेस्ट है, या आपको पता है हफ्ते में एक टेस्ट देना है आपको, तो उससे पहले आप पूरा जो भी आपने सब्जेक्ट जिसमें लग रहा है जो अब तक पढ़ा है वो रिवाइज कर लो, या वैसे भी हफ्ते में एक बार रिवीजन ले लिया, कुछ भी। मतलब इस तरह का आपका एक प्लान होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए जिसमें आप खुद को टेस्ट करने वाले हैं तो उससे पहले आप रिवीजन कर ही लेंगे। मतलब वो इंसान का खुद का भी रहता है ना, कॉन्फिडेंस आएगा अगर रिवीजन करके जाओगे, या फिर टेस्ट देने के बाद जब आप एनालाइज कर रहे होगे कि कहाँ कमी रह गई, तो तब भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो। तो रिवीजन का तरीका ये था निमाराम का। दूसरा उन्होंने बताया कि वो सब्जेक्ट या टॉपिक लेते थे प्रॉपर, या सब्जेक्ट लेते थे और वो प्रॉपर उसको खत्म करते थे पहले, फिर उसके बाद दूसरा, है ना, यही तरीका था। चलिए, कोई और बात आप कहना चाहेंगे? नहीं, यही था कि मतलब जो है रिवाइज करना जरूरी है, तो रिवाइज के लिए कोई तरीका चाहिए, क्योंकि एक तो 2 चीज होती है, एक तो होता है नोट्स बनाना और दूसरा होता है रिवीजन करना। ये 2 चीजें होती है आलस, क्योंकि नोट्स बनाने में आलस आता है, कौन बनाए, और रिवीजन करते हैं तब हमें क्यों, मतलब जब बुक लेके बैठे ये तो आता ही है, ये तो पढ़ लिया हमने, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब इसमें से जो है क्या ही आएगा तो सही कर लेंगे। लेकिन वो सही होता नहीं है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो इतनी
शार्प किसी की भी नहीं है कि 100% याद रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल वो जरूरी। तो उसके लिए डिसिप्लिन के दो चीज़ें करो, या तो 7 दिन का शेड्यूल बना लो कि वीकेंड पे जो है रिवीजन करेंगे, या फिर टेस्ट सीरीज ले लो। टेस्ट सीरीज आएगी जबरदस्ती करना पड़ेगा, बिल्कुल कोई चॉइस ही नहीं हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुद को इवेल्युएट भी करना है, दूसरा आपको एक अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी बना के उस पर काम करना है। और निम्बाराम का था ये लेवल 2 रीड, और लेवल 1 में इनका कुछ 130 का स्कोर था। लेवल 2 के अंदर 146 थे। ये तो जॉइंट से वो फर्स्ट रैंक थी हमारी, 146 पे 3 जने थे। बहुत बढ़िया, तो जॉइंट फर्स्ट रैंक सही है, ये कह सकते हैं बिल्कुल। तो उस चीज़ के लिए कांग्रेचुलेशंस, इससे आपका भी एक उत्साह बढ़ेगा और आप अच्छा करें लाइफ में। और निम्बाराम का अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं ये एंड में बता दे रही हूँ, क्योंकि हमने कुछ ऐसा कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं, हम बिल्कुल ओपन डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपको जब जहाँ सीखने को मिल जाए जो चीज़। तो निम्बाराम ने क्या क्या किया आप एक बार बता देंगे अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है? फिलहाल जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो एमएससी जियोलॉजी मैंने कर रखा है। अच्छा। एमएससी जियोलॉजी और बीएड, ये दो चीज़। ये सारी चीज़ें राजस्थान से ही आपने की? हाँ, मैं राजस्थान, मेरी मतलब 5वीं तक की जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, वो गांव से हुई, गवर्नमेंट स्कूल। उसके बाद मैं गांव के पास ही जो ब्लॉक टाउन होते हैं वहाँ के किसी प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल से वहाँ से मेरी 8th हो गई। फिर 9 to 12 भी प्राइवेट स्कूल से हुई, बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से। तो अच्छी स्कूल्स मिली, अच्छा गाइडेंस मिला वहाँ से चीज़ें, तो एकेडमिक रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा। उसके बाद बीएससी जोधपुर, और फिर एमएससी जो है बीएड वो भी वहीं से हो गई। तो अभी मतलब राजस्थान में ही सारी एजुकेशन जो है वो ही हुई, और वो सारी हिंदी मीडियम से हुई है। एमएससी को छोड़ दें तो सारी हिंदी मीडियम। एमएससी ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम में ही होती है वैसे, लेकिन हम ऑप्ट कर सकते हैं कि मैं आंसर जो है वो हिंदी में लिखूंगा, वो मैंने इंग्लिश में ऑप्ट किया था। उसके बाद से लगभग वो शिफ्ट कर दिया पूरा इंग्लिश में ही। मैं बस यही बताना चाह रही थी आपको इस टाइम पे कि मेजरली जो उनकी पढ़ाई थी वो बीएससी तक हिंदी मीडियम में ही थी, और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में ऑप्ट किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब इनको इतना बड़ा हम नहीं बना सकते कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ही टॉप कर रहे हैं, या सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ही क्रैक कर रहे हैं, या फिर हिंदी मीडियम वाले कुछ नहीं कर सकते, या कोई अगर इंटीरियर से आ रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकता, या फिर फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। मतलब ये आपकी अपनी पर्सनल विल है कि आप सच में क्या चाहते हैं और उस पर कितना काम करने के लिए तैयार हैं। तो वो विल को बना के रखना है, चाहे आप कहीं से भी ये इंटरव्यू है, ये डिस्कशन देख रहे हैं, इंटरव्यू तो पता नहीं इसको कितना कहना ठीक होगा। तो ये चीज़ें शायद आपको हेल्प करेंगी, और ऐसे ही किसी और डिस्कशन में मैं आपको मिलूंगी। निम्बाराम, कुछ फाइनल वर्ड्स, आप कुछ किसी को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही है, मतलब जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब कि मेरा हुआ दिक्कत क्या हुई कि जब रिजल्ट आया हमारा रीट का, जो वो रैंक लिखी हुई थी फर्स्ट रैंक में हम 3 जने थे। वो किसी ने वहाँ के बोर्ड के किसी मेंबर ने वो पीछे फ़ोन नंबर लिख दिए, तो मोबाइल नंबर जब लिख दिए तो दिक्कत हो गई। 25 लाख एग्जाम देने वाले थे, अब कुछ तो कॉल करेंगे ही, तो वो चीज़ें वगैरह होती है आज भी, तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएगी, बड़े जो है फॉर्म पे वो चीज़ होती है। हाँ, तो निम्बाराम ये कहना चाह रहे हैं, इनकी दुविधा मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हूँ कि इतने सारा जो पब्लिक इनका नंबर अगर हुआ है या जो भी चीज़ें हुई हैं, तो प्लीज़ इनकी प्राइवेसी का ध्यान रखें। और एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सबसे कनेक्ट कर पाएँ या सबको सेम बात बहुत बार बता पाएँ, है ना। अभी वीडियो में ये पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, अभी यहाँ भी डिस्कशन चल रहा है, तो ये इनके एक्सपीरियंस से आप जान सकते हैं। दूसरी बात, मेहनत आप ही को करनी है, आपके लिए लड़ाई कोई और नहीं कर सकता। तो ये मत सोचिए कि किसी से बात हो जाएगी डायरेक्टली, या बहुत ज़्यादा मतलब कोई आपको पर्सनली हाथ पकड़ के तो कोई नहीं ले जा सकता। तो इनका एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ कीजिए, उसको आप समझिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। इतने सारे डिस्कशन में ये बात तो आपको समझ में आ भी गई होगी। तो एक तो ये पॉइंट था निम्बाराम का, और दूसरा एक और चीज़ मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी कि जो आपका लेवल 1 रहा होगा उसमें ईवीएस और दूसरा सब्जेक्ट आपका मैथ्स, राइट? हाँ, मैथ्स। तो उसमें कुछ प्रिपरेशन के लिए अगर 1-2 पॉइंट आप बताना चाहें लेवल 1 वालों को भी। मैंने वहाँ पे जो चीज़ देखी, क्योंकि ईवीएस और मैथ्स के लिए मुझे लेवल 1 से कोई था नहीं, अपने वो था, मेरे कॉन्फिडेंट में था लेवल 2 से सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं थी। तो L1 की कोई तैयारी तो थी नहीं, लेकिन मैं L1 के अंदर 3 तो पार्ट सेम ही हो गए। ईवीएस मैथ्स के अंदर ये है कि मैंने वो वहाँ पे ट्रेंड देखा एक चीज़ का कि 3rd to 5th की जो टेक्स्ट बुक्स है, बहुत क्वेश्चन आए, मतलब कम की बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन 3rd to 5th की टेक्स्ट बुक से एज इट इज आए, जो सीटेट भी फॉलो करता है। पेडागोजी अलग चीज़ है। सीटेट किया मैंने, अभी सीटेट ये भी मैं देख के आया हूँ। मुझे पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, ढाई महीने से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा वो 3री से 5वीं की, अब मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन पक्का वहाँ से कहीं से आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि ईवीएस के लिए 3री से 5वीं ये बिल्कुल मिस नहीं करें, मिस करते हैं बच्चे, और वो 3री से 5वीं की बुक्स है मैथ्स की, इसकी हो गई बेसिक जो है चीज़ें आती है मैथ्स के अंदर। लेवल 1 में मैंने देखा कि इतनी कोई जो है टफ लेवल की मैथ्स आती है, इजी मैथ्स आती है, वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा जो फोकस है, जिस भी लेवल का एग्जाम हम देने जा रहे हैं, वो एकेडमिक्स से पहले हम गो थ्रू हो जाएं। वो आपने एनसीईआरटी हो चाहे आपके स्टेट की बुक हो वो पढ़ी हो, और साथ में प्रीवियस ईयर। तो अभी इस डिस्कशन को यहीं एंड करते हैं, और मैं निम्बाराम के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाई हूँ, और एक तो ये अपनी फ्लैटसन की बॉटल, और ये कुछ पेन, और ये मैं खुशी खुशी देती हूँ जब भी मौका मिलता है मिलने का आप लोगों से। और
ये स्पेशल लेट्स लर्न की टी शर्ट। इसके लिए एक और रैंक निकालनी पड़ेगी। अरे इतने घिसेंगे तब जाके वो चीज़ होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। और मुझे बहुत खुशी होती है ये सब, मतलब जब भी आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है जिस भी तरह से, और आप लोग कुछ अचीव करके या कुछ मेहनत करके जब हम लोग स्पेशली मिलते हैं इस तरह के कभी ओकेजन्स पे, तो वो तो बहुत ही अपने आप में प्राउड फीलिंग है। तो फिर आज ये डिस्कशन इसी नोट पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप भूल गए हो तो, अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो इस वीडियो से आपकी लाइफ में तभी। हाँ बताइए। करना ही मैं लाइक से शेयर वाला बोल रहा था। बोलो 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 बोलो। दबा के करो वो चीज़ क्योंकि देखो मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से, सिखा तो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आ रही, सारी चीज़ आ रही, मोटिवेशन के लिए वो चीज़ जरूरी है। आप कर दो, ठीक है, घर वालों से भी करवा दो। क्योंकि मेरी मम्मी है ना, उनको मैं बता दूं, वो आपका वीडियो मैं कभी देख रहा होता हूँ, आवाज़ सुन के ही पहचान लेती है, अच्छा ये वो दिल्ली वाली मैम है, मैंने कहा ये। अरे आंटी, तो वो चीज़ें वो देखते हैं सर। थैंक यू सो मच यार, आप सभी की फैमिलीज़ को धन्यवाद, और आप लोगों को धन्यवाद जो लोग इतना मोटिवेट करते हैं। और कमेंट्स में अगर आपको लगे कि कोई डाउट है, कोई भी बात है जो भी आपको आपका एक्सपीरियंस रहा हो इसको लेकर के, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और धन्यवाद निमाराम, आप समय निकाल के आए इतनी दूर दिल्ली। और मैं भी आऊँगी कभी फिर से, अभी तो मैं राजस्थान घूम के आई हूँ, बट इस बार आपको इस बार जोधपुर बुलाएंगे, जोधपुर मीटअप के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरव्यू भी एक आपका वादा बाकी अभी मेरा। बिल्कुल 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 वो करवाएंगे बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। ठीक है, चलिए फिर, टेक केयर।